Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का थर्ड पेपर पर हम चल रहे हैं और थर्ड पेपर में भी हम डिस्कस कर रहे हैं 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 है ना। 9 और 10 भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और पिछली वीडियो में चैनल पर जाइए और चैनल में आपको लेक्चर 26 आपको मिल जाएगा, लेक्चर 26, लेक्चर 27, इनमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, पिछले वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप इजीली वहाँ पर आप जाकर आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और जब आप अपनी आंसर राइटिंग रहे हैं तो आप यकीन मानिए जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपकी गिनती लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों के बीच में हो जाती है। ठीक है, लाखों के बीच में नहीं होती है, 5 से 7 हज़ार लोगों के बीच में आपकी गिनती हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आप मेंस क्वालिफाई करने की। और आपके कॉन्टैक्ट में जो भी हैं फ्रेंडशिप सर्कल्स में हैं या फिर सोसाइटी में आसपास रिलेटिव्स वगैरह हैं, आपको लगता है कि ये MPPSC में इंटरेस्टेड हैं तो या फिर MPPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सिविल स्टडी कैफ़े जो प्रोग्राम है यूट्यूब पर जो चैनल है इसके बारे में आप ज़रूर बताइए, उनको लिंक सेंड कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। यानी कि नया आयाम देने का मेरा तात्पर्य ये है, यानी कि आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके गाइस, तो आज की इस डिस्कशन सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है साइबर सुरक्षा क्या है और यह क्यों आवश्यक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इंटरेस्ट होना भी चाहिए इसमें। साइबर सुरक्षा जो है हमारे लिए आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अहम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। क्योंकि साइबर सुरक्षा आपको पता होगा हर जगह चोरियां हो जाती हैं। आपके पास एक मैसेज आया, आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें ये कहा जाता है कि आपका 4 लाख का लोन जो है वो फाइनेंस हो गया है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उस मैसेजेस के साथ में शेयर कर लेते हैं और पता चलता है कि आपके अकाउंट से कुछ पैसा गायब हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है? ये साइबर क्राइम है ना। और ये साइबर क्राइम कहीं ना कहीं खतरनाक है और साइबर क्राइम है तो क्राइम को कहीं ना कहीं क्राइम के लिए साइबर सुरक्षा होना जरूरी है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द साइबर डिफेंस एंड व्हाई इज इट इसेंशियल, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो पूछ रहा है, 2 बातें वो आपसे पूछ रहा है, दोनों ही बातों के बारे में आपको पता है। यानी कि पहला आपको साइबर सुरक्षा क्या है इसके बारे में पता है, सेकेंडली आपको पता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप आंसर को बहुत अच्छे से आप फ्रेम कर पाएंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, है ना। रट्टे फट्टे नहीं मारना है बस, है ना। क्योंकि देखिए, मैं रट्टे फट्टे मारने के लिए बिल्कुल मना करता हूँ। और आप यकीन मानिए, अगर आप किसी पब्लिक एक तरह से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आप जा रहे हैं, एक तरह से आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, DC बन रहे हैं, DSP बन रहे हैं, तो आप रट्टे फट्टे नहीं मारना चाहिए यार, है ना। क्योंकि एक हमारी होती है ना, एक ऑनेस्टी भी तो कुछ होती है ना, ईमानदारी भी होती है कुछ। आपको चीज़ आ रही है तो आप उसको लिखिए, है ना। और ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में जिसको सीखा ना जाए, तो आप उसको सीख सकते हैं। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद फिर आप उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा क्या है और यह क्यों। देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप यही लिखेंगे साइबर सुरक्षा है क्या, है ना। देखिए, देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सूचना के चोरी होने, दुरुपयोग होने या फिर उस पर हमले से रोकने के लिए उठाए जाने वाले जो सकारात्मक कदम हैं वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो, सूचना के चोरी होने, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो जाती है या फिर उसका मिसयूज होता है कहीं पर, है ना, या फिर उस पर हमले हो रहे हैं, तो इन सभी की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, है ना, सुरक्षात्मक जो कदम उठाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइबर सुरक्षा। उन्हीं को कहते हैं हम साइबर सुरक्षा। थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आप मज़ा आ जाएगा आपको कि साइबर सुरक्षा होती क्या है। देखिए, आपको पता होगा साइबर अपराध ऐसे गैर कानूनी कार्य होते हैं जिनमें कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है ना। आपको पता होगा इसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है ना। या फिर कंप्यूटर की सहायता से ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग होता है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है ना। साइबर
स्टैकिंग होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है, क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड्स, है ना, ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। ऐसे कई सारे अपराध होते हैं जो सारे के सारे ये जो अपराध हैं, ये सारा का सारा जो अपराधों का जो वेब है, जो जाल है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है साइबर क्राइम के अंतर्गत, है ना। और साइबर क्राइम को हमें डिफेंस करना तो वो वही होता है साइबर सुरक्षा, ठीक है। देखिए, इससे निपटने के लिए क्या है? इससे निपटने के लिए मैंने आपको बताया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, है ना, उसको हालांकि रिफॉर्म भी किया गया है, उसमें अमेंड भी किया गया है, तो इसको पारित किया गया था, जिसमें कई सारे प्रावधान हैं। और अगर आपको सूचना प्रौद्योगिकी 2000 के बारे में ठीक से पता नहीं है तो आप पिछले की जो प्रीवियस वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पर इसी के, उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधान क्या है ना, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, हमने डिटेल में इसके प्रावधानों के बारे में बताया है। आप चाहो तो वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ में साइबर सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी भी बनाई गई है ना, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष या फिर उम्र कैद या फिर दंड का प्रावधान किया गया है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, आवश्यकता क्यों है इसकी? आवश्यकता इसकी क्यों है? अब हम अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बॉडी पार्ट, क्योंकि वो 2 फेज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि साइबर सुरक्षा क्या है और इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है ना, ये है। तो आवश्यकता को देख लेते हैं हम। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जो मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगा कुछ, ठीक है। सरकारी, वैज्ञानिक, शैक्षिक और व्यावसायिक बुनियादी ढांचा। आवश्यकता क्यों है? देखिए, आवश्यकता इसलिए क्योंकि आपको पता हो कितनी सारी एजेंसियां जो हैं वो सरकारी एजेंसियां हैं, और कितनी सारी वैज्ञानिक शैक्षिक अनुसंधान है, जैसे कि इसरो है हमारा इंडिया का, है ना। आपको पता होगा इसरो पर साइबर अटैक हुआ था अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो है हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी सोचने वाली घटना है। व्यावसायिक बुनियादी ढांचा, हमारा जो बिजनेस है कहीं ना कहीं, है ना, वहाँ पर भी काम साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए हमें एक साइबर सुरक्षा पॉलिसी जो है वो काफ़ी अच्छी फ्रेम करने की हमें आवश्यकता है। तो इसलिए क्या है, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आईटी अवसंरचना। देखिए, हम आईटी एक तरह से हम आईटी हब बनाना चाह रहे हैं देश के अंदर। तो आईटी हब बनाना अगर हम चाह रहे हैं तो आईटी हब हम तभी बना पाएंगे जब हम साइबर सुरक्षा को हम बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएंगे इंडिया के अंदर। आपको पता होगा हर दिन कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, हर दिन हजारों नहीं करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, इतने तो हर इंसान के साथ फ्रॉड्स होते ही रहते हैं। और बड़े बड़े अगर हम बात करें 1000, 4000, 10,000, 20,000, लाखों रुपया, है ना, इनका भी फ्रॉड्स हर इंसान, किसी न किसी इंसान के साथ हर मिनट में होता है देश के अंदर, ठीक है। तो ये सारा का सारा बहुत खतरनाक है। यदि बड़े लेवल पर देखें तो बहुत खतरनाक है। हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, क्या हुआ, है ना, बट ये इट्स वेरी डेंजरस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है दूरसंचार आपातकालीन संचार प्रणाली। देखिए, दूरसंचार प्रणाली, आपातकालीन संचार प्रणाली, इस टाइम पर भी कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, कहीं पर आपातकालीन स्थिति है, वहाँ पर साइबर एक तरह से साइबर हैकिंग ही हो रही है एक टाइप से, तो उसके हमें काफ़ी विपरीत परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, साइबर सुरक्षा जो है वो आपातकालीन संचार प्रणाली के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रणाली। देखिए, फाइनेंस सिस्टम जो है हमारा, है ना, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फाइनेंस सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, साथ में हम स्ट्रॉन्ग बना भी रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपनी जगह पर अपने अपने स्तर पर ये काम कर रही है ना, फाइनेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन साथ में हमें साइबर क्राइम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। साइबर क्राइम को भी हमें एक तरह से रोकने की ज़रूरत है, यानी कि साइबर सुरक्षा की हमें आवश्यकता है। किस क्षेत्र में? वित्तीय प्रणाली के क्षेत्र में, ठीक है। रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी हमें काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरी है। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले, हालांकि वो पता नहीं वो सही है या गलत है ना, बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं कि हम जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है, उससे हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा, है ना, जो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा है कहीं ना कहीं उससे, तो उस वजह से भी ये सारी की सारी चीज़ें, ये इशूज़ उठते रहते हैं। सो इट्स डजंट मैटर, डोंट माइंड, है ना। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि रक्षा प्रणाली जो है कहीं ना कहीं कभी कभी खतरे में आ जाती है इस टाइप से। मान लीजिए कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर रखा है जिससे कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो वो भी खतरनाक है। तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए हमें साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है
सुरक्षा कानून प्रवर्तन में साइबर सुरक्षा का विशिष्ट योगदान है। देखिए ये थोड़ा सा है, मतलब इसको आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, है ना। सुरक्षा कानून प्रवर्तन में साइबर सुरक्षा का विशिष्ट योगदान है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके वन बाय वन हमने सारे के सारे डिस्कस किए। देखिए आपको पता होगा भारत इंटरनेट, है ना, भारत इंटरनेट जो है ना, भारत में जो इंटरनेट यूज होता है वो भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है, आपको पता होगा। हालांकि वर्षों में, है ना, साइबर अपराध में काफ़ी वृद्धि हुई है। कुछ वर्षों में हमने देखा है कि साइबर अपराध में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक है इस टाइप से। और साइबर सुरक्षा और सरकार की तरफ से हमें कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं और उठाए भी गए हैं, है ना। जैसे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, ताकि साइबर क्राइम जो है वो थोड़ा सा कम हो, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता बनी हुई है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सेंटर स्टेट, देखिए सेंट्रल लेवल पर इस पर काम करने की आवश्यकता है। स्टेट लेवल पर अपने हिसाब से, जैसा भी जोग्राफिकल रीजन है वहाँ का, उस हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा हाई अलर्ट करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें, और जहाँ पर कोई खतरा नहीं है वहाँ पर हमें थोड़ा सा हम लचीला ढांचा हम बना सकते हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हमें तीनों लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, हमें तीनों लेवल पर हमें साइबर सुरक्षा हमें कर दी जानी चाहिए, ताकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो गाइस इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन 11 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और आगे हम क्वेश्चन शायद 12 है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 12 हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही बात पूछ रहा है, डार्विनवाद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डार्विनवाद क्या है ना, इसको वेरीफाई करना है आपको, है ना। ब्रीफली डिस्क्राइब डार्विनिज्म, ठीक है, ये आपको बताना है। और सिंपल है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या डाल सकते हैं, डार्विनवाद है क्या, इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यात्रा के अनुभव पहला, है ना, क्या है यात्रा के अनुभव। इसमें क्या लिखा है, यात्रा के अनुभव जो पुस्तक है उसमें लिखा है जीव जंतुओं, चट्टानों, जीवाश्म प्रकृति, है ना, और जातियों की उत्पत्ति, है ना, इन सब सारी की सारी चीज़ों के बारे में, प्रकृति, जीवाश्म प्रकृति, है ना, इन सब सारी की सारी चीज़ों के बारे में। और नेक्स्ट जो बुक है, जो दूसरी बुक है, जातियों की उत्पत्ति, है ना, ये इसमें क्या है ना, इसमें ये जो दोनों बुक हैं, यानी कि यात्रा के अनुभव और जातियों की उत्पत्ति, इसमें जीव जंतु, प्राकृतिक, जीवाश्म, ये सब सारी की सारी चीज़ों के बारे में वर्णन है ना। और इन्हीं दोनों पुस्तकों में डार्विन ने जो प्रस्तुत किया है, जो प्रेजेंट किया है ना, जो लिखा है, उसी को हमने कहा है डार्विनवाद, ठीक है। उसी को क्या कहा है हमने, डार्विनवाद। यानी कि जो डार्विन ने जो बुक्स लिखी हैं, तो एक तो जातियों की उत्पत्ति और दूसरा यात्रा के अनुभव, इनमें लिखा क्या है, इनमें बताया गया जीव जंतु, है ना, वो कैसे आचरण करते हैं, उनका संबंध कैसा होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, है ना, किस स्थान पर कैसे रहते हैं, कैसे क्या चट्टानें, है ना, जीवाश्म, प्रकृति, नेचर, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक तरह से, ठीक है। इन सभी चीज़ों का जो वर्णन किया है दो बुक्स में, है ना, कि टू बुक्स में, तो ये सारा का जो वर्णन है वही है, उसको कहा गया है क्या, डार्विनवाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डार्विनवाद है क्या, ठीक है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए इसके सिद्धांत क्या है, क्या लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट क्या है, देखिए जीव स्वयं के वातावरण के अनुकूल बनाते हैं, जीव स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए आपको पता होगा अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है, ठीक है। कोविड-19 की सिचुएशन है और पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इस वजह से क्या है, हर इंसान अपने घर पर ही अंदर है, ठीक है। ज़्यादा वो बाहर निकल नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा पहले चिल करता था यहाँ वहाँ, है ना, कहीं पर भी घूम रहा है ना, लेकिन उस टाइप से वो अब नहीं घूम पा रहा है, कहीं पर भी वो चिल नहीं कर पा रहा है, तो अब वो अपने घर पर ही रह गया है। लेकिन आपको ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, जब शुरुआती दौर में 22 मार्च की बात है, 22 मार्च को जब पहला जनता कर्फ्यू जब लगा था हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो वो दिन तो हमने निकाल लिया था शौक में, वो तो हमने एक तरह से ऐसा सेलिब्रेट ही किया था जैसे कोई फेस्टिवल है, हाँ जनता कर्फ्यू इस टाइप से। लेकिन धीरे धीरे फिर 5-7 दिन के लिए फिर एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। तो जो 5 या 7 दिन वाला जो टाइम था वो हमारे लिए कितना भारी पड़ गया था स्टार्टिंग में,
घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, इस टाइप से। तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें आई थी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होने लगे थे। उसके बाद फिर 15 दिन के लिए बढ़ा दिए गए, फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिए गए, इस टाइप से। तो मेंटल स्टिग्मा इतना ज़्यादा स्टोर हो गया था माइंड में, तो सरकार ने बोल दिया था कि आप हमेशा टीवी ना देखें, है ना, और ये खबरें ना देखें, आप हर बार अपडेट ना रहें, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा क्या था, मेंटल स्टिग्मा था, है ना। तो इससे क्या है, हम कहीं ना कहीं धीरे 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 इससे फिर उभरे, ठीक है। और आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर हमारे लिए नॉर्मल हो गया है, घर पर रह रहे हैं आराम से, ज़रूरत पड़ी तो बाहर निकल रहे हैं, और हम एक तरह से लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पालन करना भी चाहिए। ज़रूरत का, यदि ज़रूरत ही है, हमें काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, तो हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा नहीं निकलना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य यही है। इन्होंने जो पॉइंट लिखा है, जीव स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जीव स्वयं को वातावरण के अनुकूल कैसे बना लेते हैं, यानी कि जब लॉकडाउन था शुरू में, जब तो हमने अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाया था, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत पड़ गई। आज हम हैबिचुअल हो गए हैं उसके, तो आज हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जीव स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जो जीव रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो सर्वाइव शुरू में करते हैं तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, ना। ये है पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए, जीव जहाँ पर सर्वाइव करना सीख जाते हैं, वहाँ पर वो अपनी पैदावार भी कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी जो एक तरह से संख्या जो होती है, उसमें भी वो वृद्धि करने लग जाते हैं, ठीक है। भोजन आवास निश्चित हो। देखिए, इनका भोजन आवास निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में जितने भी जीव जंतु हैं, इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप जाओगे तो जहाँ पर जो भी जीव जंतु प्राणी जहाँ पर रहते हैं, वो उसी हिसाब से अपने भोजन को, आवास को निश्चित कर लेते हैं, और वो उसी हिसाब से वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। आपसी संघर्ष। देखिए, इकोसिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, है ना, और तीसरे उपभोक्ता यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक होते हैं, उत्पादक को उपभोक्ता खाता है ना। उसके बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता, है ना, एक तरह से उसका उपभोग करता है। तृतीय को उपभोक्ता जो होता है वो उसका उपभोग करता है। फिर अपघटक होते हैं ना, वो मिट्टी मिल जाते हैं, फिर वो वैसा का वैसा ही एक साइकिल चलता रहता है। तो ये सारा का सारा क्या है, एक दूसरे को मारना, है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें जो क्या है, ये क्या है, आपसी संघर्ष है। जब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम हमें यही बताता है, हमें यही समझाता है कि पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु हैं, तरह तरह के प्राणी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनके आपसी संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है। और ये जरूरी, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर हम ये सोच लें एक टाइम के लिए, हालांकि रिलीजियस कुछ इश्यूज निकल के आते हैं बीच बीच में, लोग कहते हैं, जैसे काफ़ी सारे ऐसी संस्थाएं बन गई हैं जो नॉनवेज के लिए मना करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम काम करता है। मान लीजिए मुर्गे मुर्गियां हैं और उनको एक तरह से मारना बंद कर दिया जाए, या फिर जो समुद्र में जो फिश होती हैं उनको मारना बंद कर दिया जाए, तो एक टाइम, पर्टिकुलर जो टाइम होता है फिश का, जिस टाइम के अंदर वो लाखों करोड़ों की मात्रा में वो अंडे देती हैं मछलियाँ, ठीक है। अगर उस टाइम पर हम उनको ना रोकें तो मतलब मछलियों की पैदावार इतनी ज़्यादा हो जाएगी समुद्र में, और फिर वो मछलियाँ क्या करेंगी, मछलियाँ छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जो वनस्पति है समुद्र के अंदर, वो पूरी की पूरी साफ कर जाएंगी, ठीक है। और उस वनस्पति को जब वो साफ कर देगी, वो छोटे छोटे जीवों को जो साफ कर देगी, जो इकोसिस्टम को बनाए रखे हुए थे समुद्र के अंदर, यानी कि जो मरीन लाइफ थी उसको बनाए रखे हुए थे, तो वो क्या है, डिसबैलेंस हो जाएगा। और जब वो डिसबैलेंस हो जाएगी तो समुद्र में इसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि भुगतने पड़ सकते हैं, और उसका इफेक्ट धरती पर भी, यानी कि जो स्थल भाग है उस पर भी हमें देखने को मिल सकता है। इसी टाइप से स्थल पर भी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो प्राणी हैं, जो जैसे भी सर्वाइव करता है वो वैसे सर्वाइव करता है, यानी कि उसको करने दो, है ना। यानी कि क्या है, ये इकोसिस्टम, यानी कि आपसी संघर्ष चलता है, और ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वातावरण से संघर्ष। वातावरण से भी संघर्ष होता है। देखो, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, आपने देखा होगा जो हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर जो होते हैं भालू, है ना, मोटे बालों वाले, और चमड़ी जो होती है उनकी काफ़ी मोटी होती है। क्योंकि अब क्या होती है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है इतना ज़्यादा ठंडा है ना, तो वो वातावरण से संघर्ष करते हैं वहाँ पर, है ना। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है तो वो गर्मी से भी संघर्ष करते हैं, चाहे प्राणी हो, चाहे मानव जाति हो, कोई भी हो, है ना। ये सारे के चाहे वो वनस्पति। तो ये सारी की सारी जो डिटेल में जो चीज़ें दी हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, किस टाइप से इन्होंने डार्विनवाद
को एक तरह से एक्सप्लेन किया है। देखिए डार्विन जो हैं वो एक वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने तो 2 बुक्स लिखी हैं, बुक्स तो कई सारी लिखी हैं, लेकिन जो मेन बुक्स जो लिखी हैं, एक यात्रा के अनुभव और दूसरी जातियों की उत्पत्ति। इन 2 बुक्स में इन्होंने जो वर्णन किया है, जिस चीज़ के बारे में बताया है, नेचर के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, ये कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इनका आवास भोजन कैसा होता है, आपसी संघर्ष होता है, इनका वातावरण के साथ संघर्ष होता है ना, स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, है ना, और ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जैसे सर्वाइव करना सीख जाते हैं वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो कही हैं, ये जो 2 बुक्स में मिलाकर इन्होंने कही हैं, वो क्या है, वही उसी चीज़ को इन्होंने नाम दिया है डार्विनवाद। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, जो जीव इन अनुकूल परिस्थितियों को नहीं बना पाते हैं, है ना, जो जीव इन अनुकूल परिस्थितियों को नहीं बना पाते हैं, वे धीरे धीरे प्रकृति से नष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे आज के टाइम पर आपको पता होगा इंडेंजर्ड कैटेगरी, है ना, या फिर डेंजर्ड कैटेगरी, है ना, वल्नरेबल कैटेगरी, इस टाइप से रेड लिस्ट में भी कुछ जीव जंतु को डाल देते हैं। वो क्यों नहीं बच पा रहे हैं? एक तो मानव का हस्तक्षेप भी ज़्यादा हो गया है उसमें, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि वो उनके अनुकूल वातावरण वो नहीं मिल पा रहा है अब, तो इसकी वजह से भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 12 हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, और डार्विनवाद आपको आई होप समझ आ गया होगा बहुत ठीक से। तो गाइज इसी प्रकार से हमारी वीडियो सीरीज चलती रहेगी। तो आज हमने 6 मार्क्स के सारे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो सीरीज में हमारे 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि सिविल स्टडी कैफ़े प्लेटफॉर्म को आप ऐसे लोगों तक ज़रूर भेजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग MPPSC में एटलीस्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो आप, है ना, इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल दिए और ये डाल दिए वो डाल दिए, ये सब हमारे चैनल पर नहीं करवाया जाता है ना, और बिल्कुल ये सब हमें सूट भी नहीं करता है ना। तो हमारा सिर्फ मेन मोटिव है, जो हमारे जो 14 पिलर हैं हमारे सिविल स्टडी के कैफ़े, यानी कि वो सीधा फोकस ऑन स्टडी, नो बकवास, है ना। तो इस टाइप से नो बकवास वाली चीज़ें हैं, है ना, और हम सीधे यहाँ पर स्टडी पर फोकस करवाते हैं, और जो चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम फोकस करवाते हैं, और आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स को आप फ्रेम करना सीखिए, और साथ में एक अच्छा आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, बॉडी पार्ट क्या होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सिविल स्टडी कैफ़े प्लेटफॉर्म पर आपको बताई जाती हैं, जिससे आप अपनी MPPSC में सीट फिक्स कर सकते हैं। तो आप लोगों तक शेयर करते रहिए चैनल को, और इसके MPPSC में सिलेक्ट हो जाइए, और साथ में सिविल स्टडी कैफ़े के मेंबर्स बने रहिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।